ये लीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसे कितने अच्छे से करने वाले हैं ये लीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, अडानी ग्रीन एनर्जी है या आदित्य बिरला समूह? तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, जी हाँ, तो दोस्तों राइट आंसर अगर इसका बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका होता है ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए है और यही इसका राइट आंसर होता है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी बोली को सबसे अच्छा माना है और सरकार ने उसे चुना है। तो यह जो गया है टेंडर वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के खाते में गया है, ये लीजिएगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड टाटा ग्रुप को नया, देखिएगा यहाँ पर टाटा, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर टाटा ग्रुप को नया संसद बनाने का कंटेंट मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लागत आपकी 861 करोड़ 9 होती है दोस्तों। इनमें मिलता है संसद बनाने के लिए ठेके की रेस 7 कंपनी ने बोली लगाई थी। इसमें जो रेस लगी थी 7 कंपनियां इसमें भाग ले रही थी जिन्होंने ठेका लेने की दौड़ में भाग लिया था, लेकिन यह है बाजी मारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। चलिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट के 1 साल में पूरा होने की संभावना है। CPDBU के डी ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया था, ये लीजिएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने घोषणा की है? सासाराम है, दरभंगा है, टिहरी ऑन सोन है या औरंगाबाद है? तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की अगर आप बात करते हैं तो देखिएगा, अब तक जो आप देख रहे थे वो दिल्ली में अब तक एम्स था, जो बिहार से उत्तर प्रदेश, पंजाब, आपका हरियाणा है, राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश तक के लोग दिल्ली में आकर के एम्स में अपना इलाज कराया करते थे, लेकिन यह दूरी काफ़ी थी दोस्तों। अब बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना होने जा रही है और आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा दरभंगा, और पढ़ते हैं इसके बारे में। दरभंगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की संस्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आई। केंद्र द्वारा अनुमोदन की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर नए एम्स के निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है दोस्तों। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दरभंगा में जो बनने वाला एम्स है उसमें जो लागत आ रही है 1264 करोड़ रुपए की लगभग आ रही है और यह 4 साल में बनकर तैयार होगा, जिसमें 48 महीने लगभग माना गया है समय। तो 48 अथवा 4 वर्ष में यह बनकर के तैयार होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। हाल में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांडेस ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? नेपाल, रूस, अमेरिका या जापान? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है अमेरिका, ये लीजिएगा। चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांडेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टेरी पिछले 3 साल से बीजिंग में थे। बताया जा रहा है कि टेरी नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश लौट आएंगे। अमेरिकी राजदूत का यह इस्तीफा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों ही देशों के बीच कई मोर्चों पर तनाव चरम पर है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिका की तरफ से राजदूत जो थे ब्रांडेस ने इस्तीफा दे दिया और वो नवंबर तक अपने देश वापस लौटने वाले हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखते हैं कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसके लिए अपने देश के नागरिकों के लिए फ्री में जो डोज देने या वैक्सीन देने का कार्य कर रहा है वो राइट आंसर होता है दोस्तों इसका आपका अमेरिका होता है। जी हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। वैक्सीन के वितरण में पोटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी की वैक्सीन का टीका लगाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने है ये आंसर और बढ़ते हैं आगे तरफ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में है, ये लीजिएगा, बढ़िएगा।
निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल और चीन। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका होता है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने यहाँ पर जो है निम्न से किस देश के संयुक्त अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने में जो अहम भूमिका निभाई है वो इजराइल का नाम आता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए इस समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल बिन जायद उल जहयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जैनी मौजूद थे। बता दें कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई और बहरीन क्रम तीसरे और चौथे अरब देश हैं। इससे पहले मिस्र ने 1979 में और उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने शांति समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किया था। एशिया विकास बैंक एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, टोको कोनेशी, अनिल त्यागी, मोहन अग्रवाल। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होता है, लेकिन हमारे अगर आंसर क्या आप बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है टोको कोनेशी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका टोको कोनेशी है। जी हाँ देख सकते हैं आप। और इसके राइट आंसर के साथ चलते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिएगा टोको कोनेशी। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा टोको कोनेशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनेशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एनटीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1986 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। चलिएगा दोस्तों बढ़ते हैं आगे तरफ, देते हैं आपको अगला क्वेश्चन। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए। ग्रेट लिनिंग ने किस भारतीय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे हैं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होता है विराट कोहली। विराट कोहली को हमें यहाँ पर भारतीय क्रिकेट को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा जो की है ग्रेट लिनिंग ने की है। ये लीजिएगा विराट कोहली। ग्रेट लिनिंग ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लिनिंग ब्रांड का चेहरा होंगे। ग्रेट लिनिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद कोहली ने कहा कि ग्रेट लिनिंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कैरियर रूपांतरण देने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण भी किया है। चलिएगा दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका विराट कोहली है। और बढ़ते हैं आगे तरफ, लीजिएगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ा करके 50 कितने हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये या 50 या 30,000 रुपये है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। चलिएगा दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक जो है जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370A के तहत भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन इसे अब भारत में 370A धारा हटा करके इसे भारत में मिला लिया गया है। इसे विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। अगर देखा जाए तो यह हिमालय पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर सारा जो क्षेत्र है वो आपका बर्फीला क्षेत्र होता है दोस्तों। यहाँ पर बर्फ के कारण केसर की खेती अच्छी खासी की जाती है और यहाँ पर सेबों की किस्में, विश्व की सबसे अच्छी किस्में जो मिलती हैं वो भारत के कश्मीर में मिलती हैं। भारत का कश्मीर आपका स्वर्ग के लिए जाना जाता, आप जानते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन इसकी प्रस्तावना पढ़ने से पहले, यानी इसके बारे में पढ़ने से पहले। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान पे, तिब्बत और चीन से जुड़ा हुआ है। चलिएगा अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर पंजाब से है, आपका हिमाचल प्रदेश से ये जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं आगे तरफ, लेते हैं इसकी परिभाषा। 50,000 केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लड़कियों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय
60 लाख से कम है, सॉरी 8 लाख से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। सक्षम योजना के तहत सभी विशेष रूप से 4% विकलांग वाले छात्र जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो पात्र हो रही हैं आपकी वे लोग हैं जिनकी आय 8 लाख से कम है और यह लड़कियों को दिया जा रहा है। उनको पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 10 मार्च को है, 12 जुलाई को है, 18 अगस्त को है और यहाँ पर 15 सितंबर को है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका, जी हाँ, 15 सितंबर इसका राइट आंसर आपका होता है। बहुत ही सुंदर आपका यहाँ पर आंसर है, ये लीजिएगा, 15 सितंबर इसका राइट आंसर है। बढ़िएगा, 15 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देशों में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। इसके पश्चात साल 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है या गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 15 सितंबर होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सितंबर में बहुत ज़्यादा आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पर दिवस मनाए जाते हैं। 15 सितंबर को आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, जबकि 5 सितंबर आपका बनाया जाता है टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अब एक नई पहल हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, युवाओं ने, भारत के बेरोजगार युवाओं ने 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। और युवाओं की मांग है कि वो कहते हैं कि आप हमें सरकारी नौकरी दीजिएगा, हमें रोजगार दीजिएगा, हमें बेरोजगार मत बनाइएगा। तो इस बात को याद दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टैग किया है। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे तरफ पे, लीजिएगा। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए होता है। ये लीजिएगा, पढ़ते हैं इसके बारे में। 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋणों के तीव्रतापूर्ण भुगतान पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। आईडीबीआई बैंक ने अनुदान के अनुपूरक मांगों के माध्यम से 4,557 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी भी प्राप्त की है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार है, रोमन गेंगेस पुरस्कार है, सियोल शांति पुरस्कार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका होता है नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, जो इनको 2018 में भी चुना गया था, लेकिन इनको 2018 में दिया नहीं गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब दोबारा से नाम चुना गया है। जी हाँ, ये लीजिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नोटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन ट्राइबिग्र गजेंड ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए क्या बता दें कि ट्राइबिग ने साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, लेकिन उस समय दिया नहीं जा चुका था, लेकिन अब की बार फिर से नामांकित किया गया है और उम्मीद है कि इस बार दिया जाने वाला है। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे तरफ, लीजिएगा। IPFO ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है?
55.5% है, 8.5% है, 9.5% है या 4.5% है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 8.5%। जी हाँ, IPFO ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज देने की जो किस्तों में देने की घोषणा की है वो 8.5% होता है, ये लीजिएगा 8.5%। IPFO ने वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज देना तय किया। यह ब्याज सब्सक्राइबर्स के खाते में 2 किस्तों में जमा होगा। इस फैसले से EPF के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टीज की बैठक में IPF पर अभी 8.15% ब्याज देने का फैसला किया गया। यह राशि इस महीने अकाउंट में जमा हो जाएगी और शेष 0.3% ब्याज इस साल दिसंबर में सब्सक्राइबर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ये लीजिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में बाहर 26 अंकों के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? 105वें स्थान पर, 125वें पर, 115वें पर, 115वें पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 105 पर पहुंच गया है, ये लीजिएगा 105वें स्थान पर। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर है तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां, फ्रांस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राजील को 105वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीका देश, कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खातेदारों की दुर्घटना बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए की बीमा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खातेदारों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख या फिर है इसका 4 लाख। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर इसका होता है आपका 7 लाख। जी हाँ, ये राइट आंसर आपका 7 लाख होता है, ये लीजिएगा 7 लाख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाली मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। किसी भी EPF खातेदार के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। IPFO की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत सभी EPF खातेधारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खातेधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को इस राशि का एक मुफ्त भुगतान किया जाता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है जयप्रकाश रेड्डी है इसका राइट आंसर। दोस्तों जी हाँ, पढ़िएगा जयप्रकाश रेड्डी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हालांकि कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं। जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी बुलाया जाता था। उन्होंने कॉमिक और चरित्र भूमिकाओं के अलावा कुछ फिल्मों में विलेन के किरदार भी निभाए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी क्लास होती है समाप्त और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहेगा हमारे चैनल के साथ में। दोस्तों नित्य क्लासेस पर आपकी प्रतिदिन लाइव क्लासें पूरे दिन चलती रहती हैं और आपको ऑफलाइन वीडियो भी दी जाती हैं। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन बिल्कुल भी बजाना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं विदा और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।